बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आदित्य मिश्रा डेसिमल स्टडी जोन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हंसते खेलते होंगे। आइए हम लोग नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वो टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। केमिस्ट्री में 18वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो कुछ नियमों के अनुरूप होती हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए होती हैं। तो उन्होंने उन सारे रूल्स को एक अच्छा सा फॉर्म दे दिया, एक अच्छा सा रूप प्रदान कर दिया, जिन्हें हम आज की डेट में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के नियम के नाम से जानते हैं। बच्चों, वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ दिया केमिस्ट्री को, और 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनियो लेवासिए। उसने सबसे पहले एक जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ दिया था, और उसके बेस पे और जो है उसके बाद केमिस्ट्री जो है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री हो, कंटिन्यू होती गई। तो आज वो घड़ी आ गई है कि हम लोग उन नियमों को जाने, समझें। और बच्चों, आज आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आप कभी भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आपका जो ये पांचों लॉज हैं, इनमें से आप कोई भी लॉ को मिस नहीं करेंगे। कोई भी लॉ ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और बच्चों एक ही बार में समझ में आएगा। और एक बार आपसे ये भी कहेंगे कि अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से बैक जाके देखिए, और गारंटी आपको कि आप समझ के जाएंगे, क्योंकि यहां नहीं तो कहीं नहीं। अब देखिए बच्चों, पहला लॉ जो है, पहला लॉ कौन सा है? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस। तो पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस, यानी मॉस को कंजर्व करने का लॉ। देखिए, अभी इसको हम डिटेल समझेंगे। पहले हम आपको जो 5 लॉज हैं उनका नाम बता देते हैं। बच्चों चलिए, सेकेंड क्या है? सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा क्या है? सेकेंड क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि गुणित अनुपात का नियम। देखिए, उसके बाद फोर्थ लॉ की बारी आती है। तो फोर्थ लॉ क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और फिफ्थ लॉ क्या है? गे-लुसाक्स लॉ। क्या है? गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। ये 5 आपके नियम हुए। एक बार फिर से देख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-लुसाक्स लॉ। ये 5 लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में क्या कहेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि गुणित अनुपात का नियम। उसके बाद है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यानी कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा है गे-लुसाक्स लॉ, यानी गे-लुसाक का नियम। ये 5 नियम हैं जिन्होंने केमिस्ट्री की दिशा ही नहीं, दशा भी बदल दी। और आज केमिस्ट्री आपके सामने इस तरह से है, मॉडर्न केमिस्ट्री इतना विकसित हुई है, इतना डेवलप हुई है, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आप तक पहुंचे हैं। इनमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का बहुत योगदान है। और केमिस्ट्री की जो मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है, इन्हीं 5 लॉज के साथ शुरू हुई है। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीजें रही होंगी जिस जमाने में ये चीजें खोजी गई होंगी 18वीं शताब्दी में। अब इसमें से जो 5 लॉज हैं बेटा, इसमें से हम पहले लॉ को समझेंगे। और पहला लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस कहता है। नाम, अभी आपको हम एक बात कहेंगे कि भाई किसी चीज का नाम बताता है उसका काम, यानी अगर किसी चीज का आप नाम जानते हो तो फिर आप जो है उसका सारा
काम जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना हमारे चैनल का नाम क्या है, डेसिमल स्टडी जोन। और डेसिमल स्टडी जोन, डेसिमल जब नहीं था तो उसके पहले आप सोचिए कि यहां से लेकर के तारों की भाषा हम समझते हैं, तारों की जो है कल्पना करते हैं, कहां कहां तक पहुंच जाते हैं, प्रकाश वर्ष की दूरी तय करते हैं, हम लोग एटम के अंदर घुस जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोज निकालते हैं। ये सब किसके बल पर हुआ है, डेसिमल के बल पर हुआ है, डेसिमल की बदौलत हुआ है। इसीलिए इस चैनल का नाम है डेसिमल स्टडी जोन, क्योंकि आपको यहाँ पे शून्य से लेकर के और शिखर तक सब कुछ मिलेगा। बस आप इंतजार करिए और हम आपके लिए पूरी मेहनत शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। तो बच्चों आप भी मेहनत और शिद्दत के साथ जुट जाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप जानते हैं ना अच्छी बातों का फायदा केवल खुद नहीं उठाया जाता, अच्छी बातें लोगों में फैलाई जाती हैं। तो इसलिए ये जो अच्छी बात है, ये जो चैनल है, इसको आप लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपको वीडियो में और कोई चीज चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक है, कोई कमी है, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो आप उसको जरूर कमेंट करके बताएं, जिसे नेक्स्ट वीडियो में और इंप्रूव करके हम लोग आपके सामने हाजिर हों जो है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हम लोग हेडिंग ले लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझते हैं बच्चा ये नियम क्या है? तो ले लीजिए हेडिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो ये नियम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बच्चों कि किसी भी चीज का नाम बताता है उसका काम। नाम क्या है इसका? नाम है कंजर्वेशन ऑफ मास। किसका कंजर्वेशन? मास का कंजर्वेशन। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान को कंजर्व करना, मास को कंजर्व करना। और आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे होता है इस चीज को समझेंगे। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है मेरे पास, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, एक रिएक्शन सपोज करते हैं, लेट ए रिएक्शन इन व्हिच द रिएक्टेंट A and B get reacted with each other to form products C plus D। अब इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि जो A है इसका जो मॉस है, A का मॉस हम लोग सपोज कर लेते हैं कितना है, A का मॉस सपोज कर लेते हैं WA है, B का मॉस कितना सपोज कर लेते हैं, WB है। क्योंकि देखो W से हम लोग मॉस को यहाँ पे डिनोट किए हैं। केमिस्ट्री में मॉस और वेट एक ही चीज समझी जाती है, फिजिक्स में दोनों को अलग अलग समझा जाता है, पर केमिस्ट्री में वेट और मॉस को हम लोग एक ही चीज समझते हैं। तो इसलिए हम लोग अमूमन हमारे यहाँ एक्चुअली ये है ना कि मॉलिक्यूलर मॉस को हम m से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को m से डिनोट करते हैं। सो हम यहाँ पे अगर m से मॉस को डिनोट करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे W से इसको डिनोट किए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि इसका जो मॉस है वो कितना है, WA है, B का मॉस कितना है, WB है, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है इसका मॉस है WC और D का मॉस है WD। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि भाई किसी केमिकल रिएक्शन में, क्या कहता है भाई, किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास जनरेट होता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होगा और ना ही द्रव्यमान नष्ट होगा, बल्कि यद्यपि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा। यानी द मास कैन नॉट बी जनरेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यानी क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैथमेटिकली देखें तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिएक्टेंट का जो मॉस है वो प्रोडक्ट के मॉस के बराबर होगा। जो रिएक्टेंट किसको कहते हैं बच्चों? जो हम रिएक्शन कराने के लिए जो भी लेते हैं चीजें, रिएक्शन कराते समय हम जो चीजें लेते हैं, समझ रहे हैं आप लोग कि इसका रिएक्शन कराएंगे, वो चीजें कहलाती हैं रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो चीजें बनती हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, यानी अभिकारक और उत्पाद। रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक और प्रोडक्ट को उत्पाद कहते हैं। तो यहां पे हमने मान लिया है हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं A और B और इनके प्रोडक्ट हैं C और D। अब होगा क्या? अब होगा ये
कि हमने ये मान लिया है कि रिएक्टेंट ए का हमने कितना मॉस लिया है WA और रिएक्टेंट बी का कितना मॉस लिया है WB। अब देखिए रिएक्टेंट सी का कितना मॉस लिया है WC और रिएक्टेंट डी का कितना मॉस लिया है WD। अब हम क्या करें, ना तो हम मॉस को जनरेट कर सकते हैं और ना ही मॉस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी हमारे बस की बात तो ये नहीं है कि हम मॉस को जनरेट करें और मॉस को डिस्ट्रॉय करें। तो क्या होगा, हम उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मैथमेटिकली देखा जाए तो क्या हुआ, आपको हमने कहा कि रिएक्टेंट का जो टोटल मॉस है वो प्रोडक्ट के टोटल मॉस के इक्वल होना चाहिए। तभी तो ऐसा हुआ ना कि द्रव्यमान ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो जो है हम इस चीज को प्रूव नहीं कर पाएंगे। WA प्लस WB इक्वल्स टू WC प्लस WD होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वही होगा। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, WA यानी वेट ऑफ या मास ऑफ रिएक्टेंट A एंड WB यानी वेट और मास ऑफ रिएक्टेंट B इज इक्वल्स टू WC प्लस WD। WC इज द वेट ऑफ या मास ऑफ प्रोडक्ट C एंड D इज द मास ऑफ प्रोडक्ट D। ठीक, नाउ क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास WA प्लस WB इक्वल्स टू WC प्लस WD। यानी यहां पे हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या कहता है कि रिएक्टेंट के मासेस का जो सम होगा वो प्रोडक्ट के मासेस के सम के इक्वल होगा। तो यहां पे ये हो गया। अब जैसे देखिए हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल रिएक्शन ले लें। तो एग्जांपल रिएक्शन क्या होगा, जैसे आप लोग मेरे हाथ में ये देख रहे हैं चौक है, ये मेरे हाथ में क्या है, चौक है। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। हम जो है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लें और इस कैल्शियम कार्बोनेट को ज्यादा टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे हम इसको क्या कर दें, गर्म कर दें, हीट कर दें इसको। किसको, जो है कैल्शियम कार्बोनेट को हम इसको ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दें। तो ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देने से क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू मास देखें, अगर हम इसका 100 ग्राम मास ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 100 ग्राम मास इसका ले लेते हैं, किसका, CaCO3 का, तो हमको जो है यहाँ पे ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 56 ग्राम और ये कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 44 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, क्या सीखा आप लोगों ने, द मास कैन नॉट बी जनरेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। या दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स हम कहें तो क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटे, तो ये आपको समझ में आया। आपको जो है एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया और एक जो है एग्जाम्पल रिएक्शन से मैंने आपको ये चीज समझाई। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं बातों को रिपीट कर देता हूं कि द मास कैन नॉट बी जनरेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या इन अ केमिकल रिएक्शन the sum of masses of reactant is equal to the sum of masses of product। ठीक है ना, और उसके बाद हमने एक एग्जांपल दिया कैल्शियम कार्बोनेट का। ऐसे जितनी भी केमिकल रिएक्शन होंगी उस पर ये लॉ अप्लाई होगा और जितना रिएक्टेंट का मास होगा, टोटल जो प्रोडक्ट बनेगा उनका भी मास सेम होगा। अब देखो द्रव्यमान संरक्षण का जो ये नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो ये लॉ है, ये जो है आज के टाइम में देखें, मॉडर्न टाइम में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति जानते हैं क्या है, वर्तमान स्थिति में आप लोग एक चीज जानते हैं, एक चीज क्या जानते हैं कि आइंस्टीन एक साइंटिस्ट था। आइंस्टीन के बारे में सब लोग सुने होंगे। आइंस्टीन मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और आइंस्टीन के बारे में तो कहानियां सुनते हैं, यहाँ तक कि अब तो मुझे लगता है कि दादी नानी की कहानियों में भी आइंस्टीन आते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने आइंस्टीन के बारे में अच्छे से सुना होगा। आइंस्टीन ने कहा था E इक्वल्स टू mc², कहा था, यानी कि द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो अगर जो भी हम द्रव्यमान ले रहे हैं, रिएक्टेंट का ले रहे हैं, अगर उसको ऊर्जा में, यदि वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में अभी तक ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है जहां पे मास को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सका हो। ठीक बच्चों, ये सारी बात हो गई। अब इसके बैकग्राउंड की बात क्या है कि इस लॉ को दिया किसने था, इस लॉ को दिया था जो है एंटोनियो लेवासिए ने। किसने दिया था, एंटोनियो लेवासिए ने दिया था। किसने, एंटोनियो लेवासिए ने।
और बच्चों एंटोनियो लेवासिए ने इसको जब दिया था, इसके बाद जो है केमिस्ट्री, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, इसका अध्ययन कंटिन्यू हुआ। मॉडर्न केमिस्ट्री का अध्ययन एंटोनियो लेवासिए के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद कंटिन्यू हुआ। इस रूल को, इस लॉ को जो है, इस लॉ के बाद इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, कोई किसी चीज को अगर शुरू करेगा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, अगर कोई किसी चीज को शुरू करता है फिर हम उसको क्या बोलने लगते हैं? उसका जनक बोलने लगते हैं, उसका पिता बोलने लगते हैं, उसका फादर बोलने लगते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इन्होंने दिया, यहां से केमिस्ट्री कंटिन्यू हुई। सो इनको क्या बोला जाने लगा? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाने लगा। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको अगर नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है बच्चों? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, वीडियो बैक करके देख लीजिएगा कि भाई एक चीज याद रखिएगा, किसी चीज का नाम बताता है उसका काम। केमिस्ट्री में तो ऐसा ही होता है। बाकी हम यही चाहते हैं कि तुम्हारा भी नाम तुम्हारा काम बताए। जैसे किसी का नाम जो हमारे साथ जुड़ा हो, जिसका जैसा नाम हो, वो अपने जीवन में वैसा ही काम करे। ऊंचाइयों को छुए, और ऊंचाइयां कब मिलती हैं? जब आप मेहनत करते हैं, है ना। वो रामधारी सिंह दिनकर जी की आपने पंक्तियां सुनी होंगी कि बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वो नहीं पाता है। और भाई टैलेंट तो सबके अंदर होता है, हमें जरूरत होती है उस टैलेंट को पहचानने की। अगर आप अपने टैलेंट को पहचान ले जाएं, अपनी प्रतिभा को आप पहचान ले जाएं, तो फिर आप जो है एक दिन जरूर सक्सेस होते हैं। एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलती है, आप जरूर सफल होते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो, लेकिन सफल जरूर होते हैं, है ना। और हम तो ऐसे भी मनुष्य हैं ना, हमको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी चीज हमको हमारा मस्तिष्क दिया है। इतना विकसित मस्तिष्क इस ब्रह्मांड में पूरे किसी और जीव का अभी तक हम तो नहीं जानते कि मिला है भाई, बाकी आप लोगों को पता। यानी हम जो है कहा भी गया है ना, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो हमें जो है अपने मन को कभी निराश नहीं होने देना है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है और लगे रहना है मेहनत से, लगन से, और जुड़े रहना है डेसिमल स्टडी जोन के साथ आपकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, डेसिमल स्टडी जोन पे जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। अभी आपने जैसे समझा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे अब समझेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि स्थिर अनुपात का नियम कहता है। क्या कहता है? किसी भी कंपाउंड के बारे में कहता है। क्या कहता है? कोई कंपाउंड है, अब उस कंपाउंड को आप चाहे किसी भी सोर्स से, किसी भी मेथड से, कहीं से भी प्राप्त करें, उस कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होगा। हर तरह के किसी भी सोर्स से पाए गए उस कंपाउंड में फिक्स होगा। जैसे हम बात कर लें H2O की, तो H2O का अगर हम लोग बाई मास रेशियो देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना है? 2:16 यानी कि 1:8 बोल सकते हैं इसको। सर बताइए, आप लोग बोल सकते हैं ना बेटा। अब देखिए वाटर की बात कर रहे हैं। अब आप वाटर को चाहे आप अपने जो है कुएं से निकाल के लाएं, चाहे आप गड्ढे से निकाल के लाएं, चाहे नाली से निकाल के लाएं, लैब में बनाएं, किसी भी मेथड से बनाएं, उसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा, बाई मास रेशियो होगा, वो कितना होगा? 1:8 होगा। एक्चुअली में क्या होता है ना कि आप लोग जानते हो कि हम लोग कोई भी कंपाउंड हो उसको पाने का सोर्स जो है कई हो सकता है, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं जिससे हम उस कंपाउंड को प्राप्त करते हैं। तो ये लॉ कहता है कि भाई अगर ऐसा है किसी भी कंपाउंड को आप भिन्न भिन्न सोर्स से प्राप्त करते हो, तो एक जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोडी नाम था, उन्होंने इस चीज़ का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि भाई देखा जाए, और उन्होंने कई चीज़ों पर जो है प्रयोग किया। जैसे आपने CO2 को कह दिया, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पर देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखिए कितना है। तो कार्बन का बाई मास रेशियो, कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया और ऑक्सीजन का यहाँ पे देखिए 32 हो गया। अब इसको हम अगर
सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने पे हमको 12:32 का क्या मिलेगा बच्चों? ठीक, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 16। अभी इसको और हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 3:8 हो जाएगा ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस छोड़ते हैं, है ना, हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें हमारी कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अभी देखिए कुछ देर पहले एक रिएक्शन लिखे थे, वीडियो को फिर से बैक जाके देखिएगा। CaCO3 जब आप गर्म करते हो CaCO3 को तो क्या मिलता है? CO2 मिलता है। CO2 में वहां से भी देखो एक CO2 वहां से भी मिला, और CO2 पाने का बहुत सारा सोर्स ऐसे है, हम लोग गाड़ियां चलाते हैं वहां धुएं में CO2 हो सकता है, और भी बहुत सारे सोर्स में हो सकता है। लेकिन CO2 आप कहीं भी किसी भी सोर्स से प्राप्त करेंगे, उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, उनका रेशियो बाई मास कितना रहेगा? 3:8 रहेगा। एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो जरा देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है कि कोई भी चीज, उसके हिंदी में बोलते हैं घटक, कोई भी चीज किस किस चीज से मिलकर बनी है। तो मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड है ये किन किन एलिमेंट से बना है। जैसे H2O की बात करें, H2O के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या हुए? हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। कैसे? क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। फिर हम उसको क्या बोलेंगे? वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बोलेंगे। तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि किसी भी कंपाउंड में वो किसी भी सोर्स से और किसी भी मेथड से क्यों ना प्राप्त किया जाए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के जो बाई मास रेशियो होते हैं हमेशा फिक्स होते हैं। ठीक है ना? ये उम्मीद करते हैं कि ये रूल आपको समझ में आया होगा। इस रूल को आप लोग नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना? फिर हम अगला रूल समझते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला नियम कौन सा है? अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ले लीजिए हेडिंग, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है भाई? देख लेते हैं भाइयों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। देखो बहुत आसान सी बात है। इसमें क्या बोलता है ना कि जब दो एलिमेंट होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो वो आपस में कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये रूल, ये लॉ कहता है कि एक एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका फिक्स मास सेकेंड एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइन होता है। इसको जो है नियम दिया था विलियम प्राउस्ट ने, और विलियम प्राउस्ट ने कब दिया था? 1799 में। इस रूल को किसने दिया था? इस रूल को दिया था प्राउस्ट ने। कब दिया था? 1799 में। क्या कहा इन्होंने कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट का फिक्स मास जो है सेकेंड एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइन होता है। समझते हैं जरा इस बात को। देखिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल हमारा कौन सा होगा? एग्जांपल हमारा होगा, सबसे पहले हम कार्बन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। देखिए बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो क्या क्या बना सकते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो बना सकते हैं CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाते हैं? CO बनाते हैं। ठीक है ना सर? और दूसरा क्या बनाते हैं सर? CO2 बनाते हैं। अब अगर हम इसमें रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या है ना? रेशियो क्या है? तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, उसके अकॉर्डिंग इसका रेशियो कितना हुआ? 12:16 हुआ। और इसमें देखिए 12:32 हुआ। तो क्या हुआ? ध्यान से देखिए, दो एलिमेंट कंबाइन हुए। ये दो एलिमेंट कंबाइन हुए, दो या दो से ज्यादा टाइप का कंपाउंड बनाए। दो या दो से ज्यादा टाइप का कंपाउंड बनाए। देखो CO CO2, तो एक एलिमेंट का फिक्स मास, हेलो ध्यान से देखिएगा, एक एलिमेंट का फिक्स मास, ध्यान से देखना है ना, गड़बड़ी नहीं करना बच्चों। अगर गड़बड़ी किए, यहां पे फिसले तो फिर यहां पे भटके तो समझो लटके, अटके, क्या बताएं, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए
भटकना नहीं है और अटकना तो बिल्कुल नहीं है। ये देखते हैं कार्बन का फिक्स मास, कार्बन का फिक्स मास 12 12 12, देख लीजिए 12, यहां पे देखिए 12। ऑक्सीजन का डिफरेंट मास, इसका यहां पे 16 है, यहां पे 32 है, यानी कि इसका फिक्स मास इसके डिफरेंट मास से कंबाइन हो रहा है और अलग अलग तरह का कंपाउंड बना रहा है। और एग्जांपल देख लेते हैं सर, क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास। ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं सर। सेकेंड एग्जांपल क्या हुआ? सल्फर और ऑक्सीजन को ले लीजिए। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुआ बेटा, तो क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, तो देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32, क्योंकि 2 टाइम्स है तो 16 2 जा 32। अब यहाँ पे इनको देख लीजिए, SO3 को देख लीजिए, तो यहाँ पे इसका 32 सल्फर का और 16 3 जा 48 किसका? ऑक्सीजन का, क्योंकि 3 टाइम्स है तो 48। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जब 2 एलिमेंट, हेलो बार बार वही बात बोल रहा हूं, हिट कर रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए, नहीं जाने जाएगा तब तक हम बोलते रहेंगे। और बच्चों तुम्हारी भी ड्यूटी है ना, सीखना तो तुमको है, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम वीडियो को फिर से बैक करो देखो, फिर से बैक करो देखो, फिर से बैक करो देखो, देखो कब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखते रहो। सल्फर देखो 32 इसका जो मास है, एटॉमिक मास है, 2 तरह के कंपाउंड बना रहा है, SO2 SO3। एटॉमिक मास सल्फर का 32, ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए इसका 16 2 जा 32, इसके एटॉमिक मास 32, तो रेशियो 32, यहाँ पे देखिए 32 रेशियो 48। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसका फिक्स मास किसका? सल्फर का, इसके डिफरेंट मास से कंबाइन हो रहा है। ये चीज याद रखिएगा कि जब भी 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और 2 या 2 से ज्यादा टाइप का कंपाउंड बनाएंगे, तो एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से क्या होगा? कंबाइन होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगला एग्जांपल ले लेंगे नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी लेना है फटाक से करिए, हम थोड़ा सा हट जाते हैं। तो बच्चों अगला एग्जांपल जो है हम नाइट्रोजन को लेके समझेंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या करता है? नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो 5 टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाता है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो 5 टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं। कौन कौन से? NO है, सबसे पहला NO है, दूसरा N2O है, तीसरा N2O3 है, ठीक है ना, तीसरा N2O3 है, फिर NO2 है और उसके बाद N2O5 है। ये 5 तरह के ऑक्साइड जो है ये नाइट्रोजन बनाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलते तो ये बनाते हैं। अब देखिए सर, यहाँ पे हम सबका एटॉमिक मास लिखते हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 है और ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन का कितना हुआ? 28 हुआ और ऑक्सीजन का कितना हुआ? 16 हुआ। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कितना हुआ, इसका हुआ 28 और ऑक्सीजन का कितना हुआ? 16 3 जा 48, है ना। यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन का 28 और ऑक्सीजन का कितना हुआ? 32 हुआ। N2O5 नाइट्रोजन का कितना हुआ? 28 हुआ और ऑक्सीजन का कितना हुआ? 80 हुआ। यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे हर जगह 28 28 28 है, एक जगह पे 14 है, तो इसके मास को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, एक जगह पे वहाँ पे हम 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 28, इसको हम इस तरफ लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 28 और रेशियो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पे 28 रेशियो 16 है, यहाँ पे 28 रेशियो 48 है, यहाँ पे 28 रेशियो 32 है और यहाँ पे 28 रेशियो 80 है। अब देख लीजिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो इसका मास है नाइट्रोजन का फिक्स हो गया। और अगर हम इसको सही ऑर्डर में लिखें, एक ऑर्डर में अगर हम इसको अरेंज करना चाहते हैं तो हम लोग इसको जो है जो इस तरह से कर सकते हैं, इसको
पहले लिख दें, एक को फिर बाद में लिखें, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको समझना है तो वैसे भी समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन का देखो मास फिक्स हो गया और ऑक्सीजन का मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज जो है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, PCl3 है, PCl5 भी बनाता है, SF2 है, SF4 है, SF6 भी बनाता है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, आप जो है अनगिनत हैं, और सब में देखेंगे ये रूल सब में फॉलो होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल हुआ। बाकी के जो दो रूल बचे हुए हैं, दो लॉ बचे हुए हैं, यानी जिसको आप लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गैलुसाक्स लॉ कहते हैं, इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, क्योंकि और ज़्यादा खींचेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो और वो दो जो लेक्चर अगला लेक्चर होगा उसमें उन दोनों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इसी बात के साथ, इसी एग्जाम्पल के साथ हम इस वीडियो में आपसे जो है जय हिंद कहेंगे। और बच्चों, जाने के पहले हम आपसे एक चीज़ आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, और जिससे आपका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। ये आपका चैनल है और आपके चैनल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलना ही चाहिए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल समझना है तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। हम लोग नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे, फोर्थ लॉ। क्या, कौन सा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हेडिंग ले लीजिए आप लोग, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आपको एक बार बताऊं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया था, एक साइंटिस्ट ने साइंटिस्ट तो देगा ही, साइंस पढ़ रहे हैं तो लॉ तो साइंटिस्ट ही देगा, है ना बच्चों। तो साइंटिस्ट का नाम था जेबी रिचर, और जेबी रिचर ने क्या किया, 1792 में जेबी रिचर बच्चों, रिचर नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है बहुत रिच आदमी था, ठीक है ना बच्चों। 1792 में इसने क्या किया, एक लॉ प्रपोज किया। ये लॉ किस मामले में था आपको बताऊं, क्या था भाई। लॉ जो होता है ना, वैसे भी साइंस में ना कोई खोज तभी होती है जब कोई समस्या होती है। जब हमको समस्या आएगी तो हम खोज करेंगे, और साइंस का विकास तो ऐसे ही हुआ है। थॉमस अल्वा एडिसन की बात करो तो उसको लगा कि भाई दिन में ही रोशनी क्यों रहती है, रात को रोशनी क्यों नहीं रहती है, रात को भी रोशनी होना चाहिए। इसलिए उसने ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को बेस मान करके काम करना शुरू किया, और आपको पता ही है फिर इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया तो उसने क्या किया, दुनिया बदल डाली। दुनिया बदलने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। आजकल गाड़ियां चलती हैं रात में, हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं रात में, और रात में ज़्यादा काम आजकल इंसान करता है दिन की अपेक्षा, क्योंकि आज हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है। अगर शायद इलेक्ट्रिक बल्ब ना होता तो क्या आप लालटेन लगा के गाड़ी दौड़ाते हाईवे पे, पॉसिबल नहीं था। तो दुनिया बदलने का काम किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो और था कितना मूर्ख, आप लोग को पता है उसकी स्टोरी। वो सबसे पहले क्या करता था, आपको पता है ना कि एक दिन वो चिड़िया को उड़ते हुए देखता है और सोचता है कि चिड़िया क्यों उड़ रही है। उसको लगा कि चिड़िया इसलिए उड़ रही है। वो एक दिन देखता है वो चिड़िया कुछ कीड़ा मकोड़ा खा रही थी, तो उसको लगा कि चिड़िया कीड़ा मकोड़ा खाती इसलिए उड़ती है। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब चिड़िया ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कीड़े मकोड़े को खाना चाहिए, और खाने के बाद उसको आदमी उड़ने लगेगा। तो उसने एक कीड़े मकोड़े पकड़े ढेर सारे, उनको पीस को उसके बढ़िया उसका सॉल्यूशन तैयार किया, और उसका जो टारगेट था उस किसको बनाया, अपनी नौकरानी को बनाया टारगेट। ले गया, उसको पिलाया। अब नौकरानी बीमार पड़ गई। अब नौकरानी अगर बीमार हो जाएगी तो काम किसको करना पड़ेगा, थॉमस अल्वा एडिसन की मम्मी को। अब मम्मी को काम करना पड़ेगा तो बच्चे को क्या पड़ेगी, बच्चे की वजह से तो बच्चे को मार पड़ेगी। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या खाया, मार खाया। अब ये बात तो चलती रही भाई। अब थॉमस अल्वा एडिसन रुकने वाला नहीं था, स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि स्टूपिड क्वेश्चन पूछता था जो टीचर के पास उसका जवाब ही नहीं होता था। सब उसको मूर्ख कहते थे। स्कूल से ड्रॉप कर दिया गया। फिर उसने एक दिन देखा कि मुर्गी के जो अंडे हैं ना, उनसे बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं। अपनी माँ से पूछता है
कि माँ ये क्यों है ऐसा? तो बोली कि मुर्गी उसको सेती है इसलिए उसे अंडे से बच्चे निकलते हैं। उसने कहा अच्छा अच्छा ये बात है, फिर क्या? उसने कहा भाई हम भी यही काम करेंगे, हम भी अंडों को सेएंगे और जिससे उससे बच्चे निकलें। एक दिन गया, चुपके से अंडे उठाया और जाके अंडे पे बैठ गया। अब आपको पता ही क्या होने वाला है, पैंट तो उसकी खराब हो गई। अब पैंट खराब हो गई तो फिर मार तो पड़ेगी। अब तुम घर में जाओगे ऐसे कुछ उल्टी सीधी हरकत करके बच्चों, तो मार पड़ना, डांट खाना तो स्वाभाविक है, उसको भी मार पड़ी। लेकिन बच्चों जो सीखने वाली बात है यहाँ पे, वो क्या हुआ, कभी घबराया नहीं, लगा रहा। तो क्या हुआ, एक दिन वो उसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। और बच्चों पता है ना, वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की बात करता था, तो उसके जैसे गली मोहल्ले में तुम कहो ना कि हम आईआईटी क्रैक करने जा रहे हैं, सब लोग हंसेंगे, यार तुम आईआईटी क्रैक करोगे? और पूरी दुनिया तुम पे विश्वास भी कर लेगी, पड़ोसी तो पक्का नहीं करेंगे। वो कहेंगे अच्छा ये फलाने का लौंडा जो है ना, वो क्या करेगा, आईआईटी क्रैक करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बच्चों क्या होता है ना, आप अपनी टैलेंट को पहचानेंगे, आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, आप जो है खुद में स्वयं में विश्वास रखेंगे, तो जरूर आपसे आईआईटी भी क्रैक होगी, आप आईएएस भी बन सकते हो, आप जो है नीट भी क्रैक कर सकते हो। कुछ भी है, ऐसा नहीं है कुछ भी जो तुमसे बड़ा हो, तुम तो सबसे बड़े हो। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने फिर जो है एक ट्रेन में, एक बोगी में, फिर उसने क्या किया था, वो जो एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी पूरी लैब बनाई थी। एक दिन उससे गलती से फास्फोरस गिर गया, आपने कहानी पढ़ी होगी, फास्फोरस गिर गया, आग लग गई बोगी में, वहाँ से भी निकाल दिया गया। तो सबकी नज़रों में बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि एक निकम्मा इंसान था। और एक दिन जब उसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया तो उसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो घर है, व्हाइट हाउस जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया और सम्मानित किया। वो गर्व का क्षण, वो गर्व का जो है समय रहा होगा। कहा जाता है उसके बारे में कि 1200 के आसपास उसने प्रयोग किए, जिसमें से कुछ ही उसके प्रयोग सफल हुए। लेकिन जो उसका सबसे बड़ी सफलता उसकी जो थी, उसके सबसे सफल जो एक्सपेरिमेंट था, वो था इलेक्ट्रिक बल्ब का, जिसने आज जो है हमको रोशनी दी है और इतने सारे काम को पॉसिबल किया है जिसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। आप सोच लीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के बिना या लाइटिंग के बिना आप कोई शादी पार्टी, किसी समारोह की बात करें, किसी भी उसकी बात करें तो हो ही नहीं सकती। तो आप लोग सोच सकते कितना इंपॉर्टेंट था उसका। ठीक, खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक था हमारा जेबी रिचर का लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या था, मैंने क्या बताया कि इसमें जो 3 जो है एलिमेंट्स के बारे में बात होती है कि 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से रिएक्ट होता है, सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से रिएक्ट होता है। अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में रिएक्ट होने पे जो कंपाउंड बनता है उसका मास बाई मास रेशियो पता हो, सेकेंड और थर्ड का बाई मास रेशियो पता हो, तो आप फर्स्ट और थर्ड के बीच में अगर रिएक्शन होती है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, इस बात को आप गेस कर सकते हैं। हुई ना कमाल की बात कि कैसे जिस चीज के बारे में हम लोग नहीं जान रहे उसके बारे में कैसे कल्पना कर सकते हैं कि भाई कैसे बन जाएगा, गेस करेंगे कि हम इसमें जो इसका जो रेशियो होगा, बाई मास रेशियो कितना होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में जो जेबी रिचर ने बताई। हम यहाँ पे ले लेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हम लोग 3 एलिमेंट ले रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेंगे तो इसमें क्या हमको मिलेगा, ठीक, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये देखिए हमारे पास ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। कार्बन ऑक्सीजन से ये देखिए हम इसको मान लेते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट है। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, मैंने कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट से रिएक्ट होगा, सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से रिएक्ट होगा। तो क्या होने वाला है जरा देख लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन अब अगर आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या बनाते हैं बेटे, CH4 बनाते हैं। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का जो बाई मास रेशियो है 12:4 है, आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। अब अगर बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इसमें जो बाई मास रेशियो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्बन रेशियो हाइड्रोजन, यहाँ पर हम लोग इस बात को डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन, तो इसका जो रेशियो है कितना हो जाएगा, देखिए 16 रेशियो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं H2। तो इसमें कितना रेशियो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन रेशियो कितना है, 16 रेशियो 2 है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें इसको 4 बना दें
तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा बच्चों 32:4 हो जाएगा। अब देखिए सर, बात कर लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। अब सर देखिए एक बात है ना, अब आपको पहले गेस करा देते तभी लिखते हैं। क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो 12:4 के रेशियो में रिएक्ट हो रहे हैं। तब अब क्या होगा, यहां पर देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में रेशियो 32:4 है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 12:32 है। देख लीजिए आप लोग, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है यहाँ पे 12 कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 12:32 है। अब आपको गेस करना हो अगर, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर रिएक्शन हो रहा है तो इसमें कितना रेशियो होगा ये आपको गेस करना है। तो देखिए 12:32 में होगा, यानी कि क्या होगा 12 और ये ऑक्सीजन कितनी बार रहेगा 2 बार, तो क्या बनाएगा CO2 बनाएगा। इस तरह से आप कंपाउंड को गेस कर सकते हैं, कंपाउंड को गेस कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अगर आप लोग देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल हम आपको और बताएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, आपको हम और एग्जाम्पल बताते हैं। और एग्जाम्पल जानना है तो आप लोग कमेंट करिए, बिल्कुल हम आपको और एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक, बस आप लोग कमेंट करिए, साथ देते रहिए, लगे रहिए, लाइक करिए वीडियो को, और आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और उसके बाद शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स देखें। और एक काम करिएगा, ठीक है ना बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। आपके पास बुक्स होंगी, बुक्स से आप लोग नोट्स बनाते रहिए और यहाँ पे बातों को समझते रहिए। कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट में करिए, कमेंट हम लोग लगातार पढ़ते हैं और हम लोग उसका जो है सॉल्यूशन भी देंगे आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो भाई अब आप लोग ये लॉ जो है समझ चुके हैं, जेबी रिचर ने दिया था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लास्ट लॉ है गै-लुसाक्स लॉ। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, गै-लुसाक्स लॉ। लास्ट में हेडिंग लगा लीजिएगा गै-लुसाक्स लॉ। 5th लॉ है गै-लुसाक्स लॉ। क्या बोलता है गै-लुसाक्स लॉ, क्या कहता है? ये है गैसोस जो है रिएक्शंस के लिए। आपको पता है बेटा कि गैसोस रिएक्शंस क्या होते हैं? गैसोस रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कैसे हो, गैसेस हो। ऐसे रिएक्शंस में जो है गै-लुसाक्स ने क्या बताया, गै-लुसाक्स ने क्या बताया, इसने सन 1808 में इस पर काम किया। किसने? गै-लुसाक ने 1808 में इस पे काम किया। इसने क्या बताया कि अगर दो गैसें आपस में कंबाइन होती हैं और कोई तीसरी गैस बनाती हैं तो उनके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आयतन का, वॉल्यूम का जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो में होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, H2 ये क्या है, गैस है, प्लस Cl2 ये क्या है, गैस है। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगी तो क्या बनाएंगी, 2HCl, ये भी क्या है, गैस है। यहाँ का सिंपल रेशियो देखें कितना हुआ, 1:1। यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, इसके फर्स्ट जो आपका जो ये रिएक्टेंट होता है इसके जो पहले लिखा रहता है नंबर, वो क्या होता है, आपको कई चीज़ों की सूचना देता है। आप लोग पढ़े होंगे स्टाइकियोमेट्री में, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको स्टाइकियोमेट्री जल्दी, स्टाइकियोमेट्री पे वीडियो लाने वाले हैं। आपका स्टाइकियोमेट्री टॉपिक पे भी वीडियो बनेगा, जल्दी बनेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप लोग इंतजार करिए थोड़ा सा, फिलहाल हम समझेंगे। तो इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका हम एक वॉल्यूम मानेंगे, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसको एक वॉल्यूम मानेंगे। यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इसको हम कितना मानेंगे, 2 वॉल्यूम मानेंगे। तो मेहनत करते रहिए, आप हमारे साथ लगे रहिए, आपको सब मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए रेशियो कितना हुआ, रेशियो कितना हुआ भाई, रेशियो 1:2। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेंगे, तो सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा है, N2 + 3H2। N2 क्या है, गैस है, और H2 क्या है, गैस है। क्या बनाएगा, अमोनिया, और अमोनिया भी क्या है भाई, गैस है। यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो क्या है, 1, 3 और 2। यहाँ पे अगर हम इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं तो ये मिल रहा है हमारा। यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:3:2। तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो रेशियो मिल रहा है वो सिंपल रेशियो मिल रहा है। यानी यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि 2 या 2 से ज़्यादा गैसें आपस में कंबाइन होकर के जब कोई तीसरी गैस बनाती हैं तो उनका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो आयतन वाला अनुपात होता है, आयतन वाला जो वॉल्यूम वाला जो रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है। कंडीशन क्या है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को जो है फिक्स जो है रखा जाए। देखो टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं
वो क्या करते हैं, गैस के वॉल्यूम पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। आप लोगों को देखे होंगे साइकिल की ट्यूब होती है, धूप में खड़ी कर दीजिए गर्मी की तो बहुत तेजी से, बहुत जल्दी फटती है। क्यों? क्योंकि उसका जो आयतन होता है, उसमें जो वॉल्यूम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाता है थोड़े से ही टेम्परेचर से। तो इसलिए अब इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा, जो टायर की दीवार होती है, टायर की जो वॉल होती है, उसको सह नहीं पाती और टायर फट जाता है। ऐसे आप लोग बहुत सारा, या बैलून देखिए, अभी कभी आप जो है वो बर्थडे में जो बैलून वगैरह यूज करते हैं, उसमें आप देखिए जो मोमबत्ती होती है, अगर आप उसके ऊपर कैंडल के ऊपर लेके जाएंगे बैलून को, तो बैलून देखिए तुरंत फट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो गैस है वो हीट होगी, गैस का हीट होने से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो जो है वो आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो जो है ब्लास्ट कर जाएगा गुब्बारा, बैलून जो है आपका। तो इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो गैस के ऊपर बहुत इफेक्ट डालते हैं। तो जब भी आप गैस की बात करते हैं, गैस के ऊपर कोई लॉ होगा, गैस का कोई जो है जिक्र आएगा, तो उसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर का जिक्र जरूर करेंगे, है नहीं भाई? आप लोग सुने नहीं है कि भाई तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तो टेम्परेचर और प्रेशर के बिना गैस की कोई बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके 5 लॉज जो है केमिकल कॉम्बिनेशन की। बच्चों कौन कौन से थे? पहला आपको हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा आपको कौन सा बताएं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ आपको बताए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और फिफ्थ आपको बताए गैलू-सॉक्स लॉ। ये 5 लॉ हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और आपके पास बुक्स होंगी, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और बहुत मेहनत से लगे रहिए, क्योंकि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बच्चों आप कभी ये अपने ऊपर विश्वास करके देखिए कि हम ये कर सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर ये विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे आपने वो सुना होगा ना कि अभी नोवाक जोकोविच एक 19 साल के लड़के से हार के जो है विंबलडन में जो है हार गए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वो दुनिया के सबसे जो है महान खिलाड़ी, कई ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, ऐसे जो है महान खिलाड़ी की बात हम लोग कर रहे हैं और वो खेल रहा है। सामने 19 साल का लड़का है। 19 साल के लड़कों को किसने सोचा था कि भाई जब वो पैदा हुआ होगा तो वो ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे, और उस लड़के से नोवाक जोकोविच जो है हार गए। तो बच्चों आपने दशरथ माझी की स्टोरी सुनी होगी। दशरथ माझी कैसे जो है उसको अपने ऊपर विश्वास था, सरकारें सड़क नहीं बनवा रही थी, एक उसकी जो पत्नी थी वो जो है एक्सपायर हो गई इलाज के अभाव में, तो उसने सोचा कि भाई क्यों ना हम पहाड़ को काट के रास्ता बना दें। उसके जीवन का एक टारगेट बन गया, उसको अपने ऊपर विश्वास था कि कहीं ना कहीं एक दिन हम ये पहाड़ काट के रास्ता बना देंगे। और पर डे वो सुबह निकल जाता था और शाम तक पहाड़ तोड़ता था, और तोड़ते जब सब गांव वाले उसको देखते थे तो कितना मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसको अपने ऊपर विश्वास था और उसने वो कर दिखाया। तो आज हम दशरथ माझी को जानते हैं। एक मूवी भी आई थी, आप लोग उसको जरूर देखिए जाकर के, मोटिवेशनल मूवी है। बच्चों इसी के साथ हम जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पूरा देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और जो भी दिक्कत आती है, आप कोई चीज़ और एग्जाम्पल आपको जानना है या कोई भी बात है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स आपके लिए खोल दी गई हैं, तो आप उसमें आइए, कमेंट करिए, बताइए आपको क्या चाहिए, और भी कंटेंट्स आपको जो भी हैं मिलेंगे। बच्चों जितना भी हम लोगों से पॉसिबल होगा हम लोग करेंगे आपके लिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जो है, हम बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी उस मेहनत का जो है थोड़ा सा हम आपसे परिणाम चाहते हैं, और परिणाम ये है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैलाएं और जो है हमारा साथ दें, ठीक है ना बच्चों, हमारा मनोबल बढ़ाएं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।